देखिए, हम जो कहा क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव है? ये पहला यहाँ पर आपको है। देखिए, यहाँ पर विभिन्न विचारक भले ही अलग-अलग तरीके से दुनिया की व्याख्या करते हो, लेकिन उसके मूल में एक ही बात होती है कि परिवर्तन किस प्रकार लाया जाए। कार्ल मार्क्स का उपरोक्त कथन इस बात का संकेत करता है कि लगभग हर विचार इस बात पर सहमत होता है कि परिवर्तन हो। उसके बीच द्वंद्व इस बात का होता है कि परिवर्तन का स्वरूप क्या हो अथवा परिवर्तन का माध्यम क्या हो। देखिए, यहाँ परिवर्तन का स्वरूप क्या हो अथवा परिवर्तन का माध्यम क्या हो, फिर हर विचार यह दावा करता है। देखिए यहाँ पर फिर हर विचार यह दावा करता है कि वह मानव कल्याण के उद्देश्य से संचालित है, या यूं कहे कि मानव की बेहतरी के लिए आवश्यक है। मानव की बेहतरी के लिए आपको आवश्यक है। बेहतरी के आवश्यक है कि उसके विचार पर चला जाए। समावेशी विकास अर्थात विकास का आप निरपेक्ष रूप से हर व्यक्ति तक पहुँचे की अवधारणा भी मानव की बेहतरी से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर विभिन्न विचारों के अपने अपने दावे हैं। वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो जहाँ पूंजीवाद के समर्थक इसे विकास का सबसे बेहतर मॉडल बता रहे हैं, तो वहीं इसके विरोधी मत का तर्क यह है कि समावेशी पूंजीवाद इंक्लूसिव कैपिटलिज्म अपने आप में एक अंत विरोधी शब्दावली था। पूंजीवाद की स्थापना में ही असमानता का तत्व निहित है। अपने आरंभिक अर्थ से अलग पूंजीवाद आज इस संदर्भ में अधिक परिचित है, जिसे कार्ल मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति के बाद परिभाषित किया। चूंकि पूंजीवाद पूंजी आधारित व्यवस्था की बात करता है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो धनी है, अर्थात जिसके पास अधिक पूंजी है, उसके पास आगे बढ़ने के उतने ही रास्ते हैं, जबकि जिनके पास पूंजी का अभाव है वह पिछड़ता ही जाएगा। फिर अधिशेष उत्पादन पर भी उसका ही अधिकार होगा, जिसकी पूंजी होगी। इस तरह पूरी उत्पादन प्रणाली कुछ ही लोगों के नियंत्रण में आ जाती है, तो उत्पादन में शामिल गैर पूंजीधारी वर्ग अर्थात श्रमिक निर्वाहमूलक आय तक ही सीमित कर दिए जाते हैं। जाहिर है कि इससे असमानता बढ़ेगी, और सबसे बढ़कर यह असमानता पूंजीवाद के दर्शन में ही निहित है। यद्यपि यह पूंजीवाद की क्लासिकल व्याख्या है, किंतु असमानता के वर्तमान स्वरूप इसे पुष्ट करता है। अभी दुनिया के 85 सबसे अमीर आदमियों के पास उतनी ही संपत्ति है जितनी विश्व के निर्धनतम 3.5 अरब लोगों के पास। असमानता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। फिर किसी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और निचले स्तर कामगारों के बीच वेतन का फासला लगभग 300 गुना है। ऐसे में समानता की बात अर्थहीन सी लगती है, विशेषकर तब जब एक बड़ी जनसंख्या भोजन, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो। जबकि दूसरी तरफ खाद्य कंपनियां, निजी अस्पताल और रियल एस्टेट का कारोबार निरंतर मुनाफा कमा रहा हो। इस संदर्भ में ट्रिकल डाउन सिद्धांत के द्वारा यह प्रतिपादित करते हैं कि यह मुनाफा रिस्क का नीचे के स्तर तक जाता है, तथा विकास सभी लोगों तक पहुंचाता है। किंतु इसका विरोधी मत यह मानता है कि पूंजीवाद व्यवस्था गस अप सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात उत्पादन प्रणाली पर अधिकार जमाए लोग नीचे से सारे संसाधनों को सोख कर मुनाफा कमाते हैं। निराला के शब्दों में कहा जाए तो अब सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंग ओ आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। देखिए, अब सुन बे गुलाब। देखिए, यहाँ पे जो कहा गया अब सुन बे गुलाब, यहाँ क्या कि देखिए, अब सुन बे गुलाब भूल मत जो पाए खुशबू भूल। देखिए, अब सुन बे गुलाब भूल मत जो पाए खुशबू रंग ओ आब। देखिए, रंग ओ आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पितराता है कैपिटलिस्ट। देखिए, अबे सुन ओ गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंग ओ आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। फिर पूंजीवाद उस व्यक्तिवाद की धारणा पर टिका होता है जो वह मानता है कि व्यक्तित्व के निर्माण में परिवेश से कहीं अधिक वह अधिक यहाँ पर। फिर पूंजीवाद उस अति व्यक्तिवाद की धारणा पर टिका होता है जो यह मानता है कि व्यक्तित्व के निर्माण में परिवेश से व्यक्ति के निर्माण में परिवेश से कहीं अधिक स्वयं के प्रयास का योगदान होता है। यही कारण है कि अमीर लोगों में धारणा घर कर जाती है कि वे सिर्फ अपने प्रयास के कारण धनी हुए हैं, तथा जो गरीब हैं वे कुछ न करने के कारण गरीब हुए हैं। जाहिर है कि यह धारणा समानता स्थापित करने के किसी प्रयास का विरोध नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त मुक्त अर्थव्यवस्था की अवधारणा भी समावेशन सिद्धांत के विरुद्ध है। देखिए, दरअसल बाजार को चलाने वाले जिस अदृश्य हाथ की बात एडम स्मिथ ने की थी, उसका स्थान अब मजबूत हाथ बड़े औद्योगिक समूहों ने ले लिया है। बाजार का स्वरूप इतना जटिल हो चुका है कि बड़े पूंजीधारी समूह अनेक उपक्रमों के माध्यम से बाजार पर
हावी हो जाते हैं, जिस कारण छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। वॉलमार्ट का विरोध भी इसी कारण से हो रहा था। सबसे बढ़कर पूंजीवादी मत की सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाए, बावजूद इसके कि विश्व की अधिसंख्य जनसंख्या जीने लायक स्थिति तक में नहीं है। यह स्थापित करता है कि पूंजीवाद समावेशन सिद्धांत के विपरीत सिर्फ मुनाफे की बात करता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव नहीं है। किंतु यह एकांगी व्याख्या ही प्रस्तुत करता है। सबसे बढ़कर पूंजीवाद की किसी एक स्थिर परिभाषा के बजाय हमें इसके बदलते स्वरूप के संदर्भ में इसे विश्लेषित करना चाहिए। देखिए, क्योंकि वर्तमान समाज जिसे ज्ञान आधारित समाज कहा जाता है में प्रगति के साधन के रूप में ज्ञान अर्थात कौशल अधिक महत्वपूर्ण हो चला है बजाय पूंजी की। यह सही है कि जिसके पास पूंजी है वह लाभ की स्थिति में है, किंतु यह कहना उचित नहीं है कि लाभ में सिर्फ वही है जिसके पास पूंजी है। आज ऐसे अनेक सफल उदाहरण मौजूद है, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग इत्यादि, जो यह सिद्ध करते हैं कि सफलता के लिए गहन पूंजी अब प्राथमिक नहीं रह गई है। और स्पष्ट शब्दों में कहा है तो अब उत्पादन प्रणाली स्वामित्व का आधार पूंजी से कृषक ज्ञान और कौशल की तरफ जा रहा है। फिर पूंजीवाद लोकतंत्र के जिस मूल्य पर आधारित है वह अवसरों की समानता को प्रोत्साहित करता है। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या, हाँ, यह कहा जा सकता है कि अवसर तक सबकी समान पहुँच नहीं है, किंतु यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान पूंजीवाद स्वरूप यह प्रयास कर रहा है कि अवसरों तक सबकी पहुँच सुनिश्चित हो। इसके लिए एक तरफ गेट्स बफेट मॉडल तो ही है ही, जिसके अध्यक्ष जिसके अजीम प्रेमजी से उद्योगपति भी शामिल, जिसमें अजीम प्रेमजी जैसे उद्योगपति भी आपको शामिल है। यह जो परोपकारिता के माध्यम से लोक कल्याण के कार्य में संलग्न है, तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों का शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि निवेश भी पूंजीवाद की उस परंपरागत व्याख्या के विरुद्ध है कि यह मूलतः शोषणमूलक व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी जैसी अवधारणा निजी उद्यम और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजन को समाप्त करती है। देखिए यहाँ ये देखिए करती है, यह भी पूंजीवाद को बदलते स्वरूप का घोतक, अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि अब पूंजीवाद को दो वर्गों के बीच अनिवार्य संघर्ष के रूप में न देकर परस्पर अवसर उत्पन्न करने वाली व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए। हाँ, फिर देखिए क्या वस्तुतः पूंजीवाद ने यहाँ पर क्या वस्तुतः पूंजीवाद ने समय के साथ खुद को बदला भी है। यही वजह है कि जिस मुक्त अर्थव्यवस्था को एडम स्मिथ ने राज के हस्तक्षेप से मुक्त आर्थिक गतिविधि के रूप में निरूपित किया था, कालांतर में एक अन्य पूंजीवादी अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कुछ हद तक राज की भूमिका को स्वीकार किया। साथ ही अगर हम यह कहें कि पूंजीवाद में समावेशी विकास संभव नहीं, तो फिर प्रश्न है कि हमारे सामने ऐसी कौन सी सफल व्यवस्था उदाहरण के रूप में मौजूद है जो समावेशी विकास युक्त हो। दुर्भाग्य से हमारे सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसका हम पालन कर सके। अगर पूंजीवाद की ध्रुव विरोधी विचारधारा साम्यवाद को ही ले तो यद्यपि वह समानता की बात तो करता है, किंतु उसका कोई सफल उदाहरण देने में वह असफल रहा है। देखिए असफल रहा है। देखिए उस उत्तर शीत युद्ध काल में तो पूंजीवाद ही वैश्विक विकास के मॉडल के रूप में उभरा। सबसे बढ़कर आज जिस समावेशी विकास की बात की जा रही है उसमें मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु साम्यवादी व्यवस्था में यह वर्ग अनुपस्थित था। फिर साम्यवादी कहलाने वाले देश जैसे रूस, चीन इत्यादि भी अगर पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे हैं तो यह स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि पूंजीवादी व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक सफल व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उत्तर औद्योगिक युग में जब नवाचार और तकनीक प्रगति के प्रमुख साधन इसके अतिरिक्त आप उत्तर औद्योगिक युग में जब नवाचार और तकनीक प्रगति के प्रमुख साधन के रूप में उभरे हैं। देखिए यहाँ पर इसके अतिरिक्त उत्तर औद्योगिक युग में जब नवाचार और तकनीक प्रगति के प्रमुख साधन के रूप में उभरे हैं, तब वह व्यवस्था अधिक समावेशी कही जा सकती है, जिसमें देखिए प्रोत्साहन अधिक है। इस दृष्टि से पूंजीवाद समावेशी विकास के निकट प्रतीत होता है। इसके अलावा मध्यम वर्ग की बढ़ती जनसंख्या भी समावेशी विकास का घोतक है, क्योंकि इससे परंपरागत वर्ग के स्थिरीकरण कमजोर होता है। साथ उद्योग आधारित विकास का एक लाभ यह भी है कि अधिक से अधिक लोग संगठित क्षेत्र में आ जाते हैं संगठित क्षेत्र में आ जाते हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत होता है। उदाहरण के लिए यदि मनरेगा जैसे कार्यक्रम के बजाय उद्योग आधारित रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जाता है तो वह कहीं अधिक अस्थायित्वकारी सिद्ध होता है। साथ ही कृषि क्षेत्र में भी कॉर्पोरेट कृषि अनुबंध आधारित कृषि के माध्यम से अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं। पूंजीवाद के वर्तमान स्वरूप में ने श्रम व्यवस्था को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर गतिमान किया। यह परिवर्तन समावेशीकरण की प्रक्रिया के अधिक निकट है।
फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए इसमें जो आपको कहा, अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि पूंजीवाद में समावेशी विकास संभव नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूंजीवाद अपनी स्थापना में निर्दोष अतः इसका वर्तमान स्वरूप अधिक इसका वर्तमान स्वरूप अत्यधिक समावेशी, किंतु ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी बुनियाद में असमावेशी है। देखिए इस संदर्भ में थॉमस पिकेटी का यह कथन है, कि जब तक विकास दर मुनाफा दर से संतुलित नहीं कर दी जाती तब तक समावेशी विकास संभव नहीं। अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पूंजीवाद को समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है कि वित्त का विकेंद्रीकरण किया जाता है, लाभ मातीकरण को विकास दर के साथ समायोजित किया जाता है। यदि विकास दर बढ़ती है तो कमोबेश हर वर्ग पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है, किंतु मुनाफा दर में वृद्धि से सिर्फ संबंधित व्यक्ति या संस्था को वहीं फायदा होता है, अर्थात मुनाफा दर जहाँ व्यक्ति के उन्नति की घोतक है, वहीं विकास दर एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बेहतरी का सूचक है। अतः समावेशीकरण के लिए आवश्यक है कि विकास दर इस बेहतर स्थिति में हो। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ कहते हैं कि जो समावेशीकरण पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित शासन व्यवस्था को भी नीतिगत परिवर्तन कराना होगा, अर्थात उत्पादन प्रणाली से हर वर्ग को जोड़ने में मददगार नीति समावेशीकरण में सहायक सिद्ध होगी। अतः यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है, किंतु इसे पूर्णतः प्रदान करने के अभी एक लंबी यात्रा तय करना का बाकी है। जब आगे हम देखिए कहा गया, क्या किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। यहाँ देखिए तुम्हारी दक्षिणा और दान तुम्हारी दक्षिणा और दान, सहायता, अनुदान ये कुछ व्यर्थ से उपक्रम है कि इनसे आवश्यकताएं क्षणिक तुष्ट हो सकती है, लेकिन इनकी पूर्णता पर शाश्वत संशय रहेगा। यदि लक्ष्य है कि आवश्यकताओं की चीर पूर्ति होती रहे तो इन्हें कर्म दो, कला दो, कौशल दो। देखिए तुम्हारी दक्षिणा और दान, देखिए तुम्हारी दक्षिणा और दान, सहायता, अनुदान में कुछ देखिए तुम्हारी दक्षिणा और दान, सहायता, अनुदान ये कुछ व्यर्थ से उपक्रम है कि इनसे आवश्यकताएं क्षणिक या तुष्ट हो सकती है, लेकिन इनकी पूर्णता पर शाश्वत संशय रहेगा। लेकिन इसकी पूर्णता पर शाश्वत संशय रहेगा कि यदि लक्ष्य है कि आवश्यकताओं की चीर पूर्ति होती रहे तो इन्हें कर्म दो, कला दो, कौशल दो। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, भारतीय समाज में दान एवं अनुदान को बड़ा महत्व दिया गया है। भारतीय समाज में दान एवं अनुदान को बड़ा महत्व दिया गया है। प्रायः हर धर्म में दान को एक श्रेष्ठ कर्म बताया गया था। अपने अधिशेष के एक बड़े भाग को दान में देने की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में दान को नित्य कर्म की तरह नित्य कर्म का अनिवार्य बताते हुए कहा गया कि श्रद्धया देवम हिया, देखिए श्रद्धया देवम हिया भिया देव, अर्थात श्रद्धा से हो या लज्जा से या भय से भी अनुदान देने का जिक्र आता है। वहीं वेदों में देखिए अर्थात श्रद्धा से हो या लज्जा से हो या भय से दान नित्य देना चाहिए। अनुदान एवं दान की विभिन्न किंवदंतियाँ हमारे पौराणिक ग्रंथों में भरी पड़ी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अनुदान देने का जिक्र आता है। वहीं वेदों में वैसे ब्राह्मण को अनुदान देने की चर्चा मिलती है जो शारीरिक रूप से अक्षम अथवा बुजुर्ग है। शारीरिक रूप से अक्षम एवं बुजुर्ग थे। प्राचीन शासकों से लेकर आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में भी अनुदान दिए जाते थे। परंतु दान या अनुदान देने की यह परंपरा जिसे कभी श्रेष्ठ एवं अनिवार्य समझा जाता था, उसकी महत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। आलोचना का मूल बिंदु यह है कि क्या महज कुछ रुपए और आर्थिक संसाधनों के रूप में दिए जाने वाले ये अनुदान लोगों को धारणीय स्वरूप से लाभ पहुँचाने में सक्षम है। क्या सहायता यहाँ देखिए एक मिनट, जो आपको यहाँ पर क्या सहायता के रूप में दी जाने वाली इस राशि से उनकी आवश्यकताओं का अस्थायी समाधान संभव है। अगर सम्यक रूप से इसके व्यावहारिक परिणामों पर विचार करें तो अनुदान वास्तव में केवल तात्कालिक तुष्टिकरण के सिवा कुछ विशेष लाभकारी नहीं मालूम होता। यह देखिए न केवल लोगों को पराश्रित बना देता है बल्कि उनकी नैसर्गिक क्षमताओं का भी ह्रास करता है। देखिए किसी निरंतर बैसाखी देकर चलाने की आदत उसे काफ़ी देखिए किसी बैसाखी देकर चलाने की आदत उसे उसकी चलने की ऐसी लत लग जाती है कि घर भी अपने हाथ पैर चलाकर या श्रम द्वारा अपना पेट भरना चाहते हैं। देखिए आपको फिर वे इस तरह निकम्मे हो जाते हैं कि आश्रित होकर ही अपना भरण पोषण करने की ठान लेते हैं।
यहाँ पे भरण पोषण करने का आदत रहता है। हमने ट्रेनों में स्टेशनों पर धर्मस्थलों के बाहर लंबी कतार में खड़े ऐसे भिखारियों को देखा है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है एवं शारीरिक श्रम द्वारा अपना जीवन यापन कर सकता है, परंतु वे मांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये उनकी उसी लाचार आदत का परिणाम है। फिर देखिए आर्थिक, देखिए अतार्किक रूप से दिया जाने वाला अनुदान वास्तव में दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाता है। अनुदान देने वाले अपनी ओर से तो आर्थिक घाटे में रहते ही हैं, उनका नुकसान महज कुछ वर्ष रुपये और आर्थिक संसाधनों का है। परंतु अनुदान प्राप्त करने वाले कई प्रकार के नुकसान रहते हैं। उनकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में एक ठहराव आ जाता है। उनकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में एक ठहराव आ जाता है। उन्हें एक प्रकार का निकम्मापन भी घर कर जाता है तथा वे अपने आप को समाज का भिन्न यानी कि समाज का भिन्न एवं तुच्छ यहाँ एक मिनट देखिए, समाज का भिन्न एवं तुच्छ। देखिए यहाँ पर क्या कि आपको समाज का समाज का निम्न एवं तुच्छ वर्ग मानने लगते हैं। समाज देखिए अपने आप को समाज को, एक मिनट यहाँ पर था, परंतु अनुदान प्राप्त करने वाले कई प्रकार के नुकसान होते हैं। उनकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में एक ठहराव आता है। उसे उनमें एक प्रकार का निकम्मेपन भी घर कर जाता है तथा वे अपने आप को समाज का निम्न एवं तुच्छ वर्ग मानने लगते हैं एवं उनके आत्मसम्मान से निरंतर गिरावट आने लगती है। देखिए क्या वैदिक काल में जब जब ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व था तो शासकों द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान देने की प्रथा। देखिए यहाँ पर क्या कि शासकों द्वारा ब्राह्मण को अनुदान देने की प्रथा के कारण कई ब्राह्मण निकम्मी हो गए और अपने कार्य से विमुख होते चले गए, जो उनके पतन का एक प्रमुख कारण बना। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि वर्तमान में दिए जाने वाले सरकारी अनुदानों की स्थिति में भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले, देखिए यहाँ पर क्या, सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन अनुदानों को एक बड़ा भाग व्यर्थ में चला जाता है। अनुदानों के बड़ा भाग व्यर्थ में चला जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% व्यर्थ के अनुदान में चला जाता है, जिसका योगदान आय सुनिश्चित करने के, गरीबी दूर करने में केवल भरण पोषण देखिए केवल भरण पोषण के स्तर पर ही केवल भरण स्तर पर ही पूरा होता है। देखिए मौजूदा स्तर में, एक मिनट कहाँ पर प्रतिशत आपको क्या, देखिए आंकड़े बताते हैं भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% व्यर्थ के अनुदान में चला जाता है, जिसका योगदान आय सुनिश्चित करने एवं गरीबी दूर करने में केवल भरण पोषण के स्तर पर ही हो पाता है। केवल 1% अनुदान ही व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। सरकारी अनुदान मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला ईंधन उर्वरक खाद उद्योग। ईंधन उर्वरक खाद उद्योग, देखिए खाद उद्योग यह भी सर्वविदित है। देखिए यह भी सर्वविदित है। अब आगे यहाँ पर है, देखिए उसके देखिए पहले 2 प्रकार का अनुदान से गरीबों को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि आंकड़े के अनुसार खाद्य एवं रोजगार के क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का केवल 15%। देखिए क्या यहाँ पर देखिए अनुदान का केवल 15% अनुदान केवल 15% ही जरूरतमंदों तक पहुँचता है, जो कि जरूरतमंदों तक पहुँचता है। जल वितरण प्रणाली, मनरेगा, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, IRDP, ट्रांसशैम आदि तात्कालिक समाधान एवं परिस्थिति के अनुदानों की घोषणा कर देती है। परंतु सच नहीं है कि कोई भी अनुदान आधारित अनुदान आधारित योजना अब आज तक समस्याओं का स्थायी समाधान करने में सफल हुई है। अचानक असफलता इस बात का है कि देखिए असफल इस बात के जरूरतमंद व्यक्ति या वर्गों को तो केवल थोड़ा सा धन या छूट देकर उसकी तात्कालिक तुष्टि कर उन्हें पंगु ना बनाया जाए, बल्कि उन्हें ऐसी कला एवं कौशल से संपन्न किया जाना चाहिए जिससे वे अपने आप का स्रोत स्वयं निर्मित कर सके और स्वनिर्भर हो सके। उन्हें अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए बार बार दान का मुँह ना देखना पड़े।
दान का मूल आनंद देखना पड़ेगा। स्पेन के प्रसिद्ध दार्शनिक मैमोनिड्स का एक मशहूर कथन है, किसी व्यक्ति को एक मछली देकर तुम उसके एक दिल में एक तुम उसके तुम देखिए किसी व्यक्ति को एक मछली देकर तुम उसके तुम उसके एक दिन के लिए भोजन का प्रदान कर देते हो एक दिन के भोजन का प्रदान कर देते हो। लेकिन जबकि किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाकर तुम उसके जीवन भर के लिए भोजन का प्रबंध करा देते हो। फिर आपको आगे कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए इसलिए यदि हम वास्तव में ऐसे लोगों का भला चाहते हैं तो हमें इनके लिए एक दिन के प्रबंध की बजाय जीवन भर के प्रबंध की कोशिश करनी चाहिए। छोटे उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के साथ साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ये शुभ संकेत है कि धीरे धीरे हमारी सहायता की स्थूल अवधारणा में परिवर्तन हो रहा है। अब लोग सहायता को अपनी तरफ से दायित्व मुक्ति का एक कार्य ना समझ को उसे एक गंभीर दायित्व की तरह ले रहे हैं। 21वीं देखिए ले रहे हैं। देखिए अब कई समाजसेवी इस प्रकार कार्यों में संलग्न है। और जब ऐसे समाजसेवी चर्चा उठती है तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस का नाम सबसे पहले याद आता है। देखिए उन्होंने अन्य व्यक्तियों की तरह भिखारियों को बंद सिक्कों का दान करना सही नहीं समझा। उन्होंने बस उन्होंने मांग कर गुजारा करने वाले उन बेरोजगारों को उन बेरोजगारों को ऋण देकर उन्हें एक छोटी पूंजी दी और उद्यम लगाया। जिससे कि वे आत्मनिर्भर हो सके। महात्मा गांधी देखिए जब ऐसी समाज की चर्चा उठती है तो बांग्लादेश के देखिए उन्होंने अन्य व्यक्तियों की तरफ भिखारियों को चंद सिक्कों का दान करना सही नहीं समझा। और उन्होंने मांग कर गुजारा करने वाले उन बेरोजगारों को ऋण देकर उन्हें एक छोटी सी पूंजी दी और उन्हें उद्यम में लगाया जिससे कि वे आत्मनिर्भर हो सके। महात्मा गांधी ने अपने ग्राम स्वराज की अवधारणा में भी अनुदान पर नहीं बल्कि सहकारिता और कौशल विकास पर अधिक बल दिया था। जापान एवं चीन के संस्थाओं में भी छोटे कुटीर उद्योग एवं कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र पर अत्यधिक प्रशिक्षण बल पर देखिए आप 1 मिनट देखिए यहाँ पर क्या कि 1 मिनट बल्कि सहकारिता विकास पर अधिक बल देना चाहिए। इसमें देखिए आपको क्या कि अपनी ग्राम स्वराज की अवधारणा में अनुदान पर नहीं बल्कि सहकारिता और कौशल के विकास पर अधिक बल दिया। पर जापान एवं चीन के समाजों ने छोटे कुटीर उद्योगों के लिए कौशल विकास में प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता आमटे ने भी कहा था कि हमें जनता के लिए नहीं बल्कि जनता के साथ कार्य करना जनता के साथ कार्य करना है। वर्तमान में भारत सरकार की कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 68वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल कॉलेज जनसंख्या केवल 4.69% 4.69% ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है, जो अमेरिका के 52%, ब्रिटेन का 68%, जर्मनी के 75% और 49%। देखिए फिर आपको केवल उसके बाद जर्मनी के 75%, जापान का 80%, दक्षिण कोरिया के 96% की तुलना में सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप आदि कार्यक्रम देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए आप कार्यक्रम निश्चय ही लोगों के कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। देखिए जो अनुदान के तत्कालिक समाधान से बेहतर एवं अस्थायी समाधान होगा। देखिए नागरिकों को यहाँ देखिए क्या कि नागरिकों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उठाए गए ये कदम न केवल लोगों का स्थायी रोजगार प्रदान करेंगे बल्कि समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को भी आत्मसम्मान एवं गरिमामय संचार देखिए यहाँ पर क्या कि गरिमा 1 मिनट यार लेकिन ऐसा देखिए गरिमामय संचार करेंगे जिससे कि वे अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि अगर पूर्ण रूप से अनुदान की समाप्ति कर दी जाए तो निम्न वर्गों को कुशल गति श्रमिक तो है, निम्न वर्ग जो कुशल श्रमिक है परंतु उसके पास अपना उद्यम लगाने के लिए उद्यम जारी रखने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है तो उन्हें हतोत्साहित होना पड़ सकता है। ऐसे उद्योगों देखिए यहाँ पर ऐसे उद्योगों
देखिए यहाँ पर क्या उन्हें हतोत्साहित होना देखिए उन्हें हतोत्साहित होना पड़ सकता है। ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण एवं अनुदान की भी आवश्यकता मालूम होती है। परंतु इसके लिए देखिए परंतु इसके लिए भी कठोर शर्त लगानी होगी, ताकि पहले की तरह उसका दुरुपयोग ना किया जाए। इस प्रकार अनुदान उन्हें निकम्मेपन की होने की आवश्यकता है। इसलिए देखिए इसलिए इस पर अनुदान उन्हें निकम्मेपन की और नहीं ले जाएगा, बल्कि यह उन्हें प्रोत्साहन देगा। यह संभव है कि देखिए यहाँ पर क्या यह संभव है कि अगले चार चार अगले आने वाले दिनों में दिन बे दिन सक्षम हो जाए कि उन्हें नुकसान या क्या उन्हें नुकसान कि आने दिन में इतने सक्षम हो जाए कि उन्हें अनुदान देखिए अनुदान लेने की आवश्यकता नहीं ना पड़े। परंतु अभी भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसमें गरीबी रेखा के नीचे बसा कर लोगों को अभी लोगों की भी जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता है। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या इसलिए देखिए क्या आवश्यकता है देखिए देना होगा बिल्कुल। कहीं देखिए एक मिनट यार कहाँ थे यार। वो देखिए इसमें क्या कि इसमें कहा गया बल्कि ये उन्हें प्रोत्साहन देगा। संभव है कि आने वाले दिनों में वह इतना सक्षम हो जाए कि उन्हें अनुदान लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। परंतु अभी बात देखिए किंतु अभी भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसमें गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उसमें शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए उन्हें उद्यमों के प्रति आकर्षित करने के लिए थोड़े अनुदान देने के अनुदान अनुदान को भी अनुदान की भी आवश्यकता है। हाँ, फिर आपको देखिए अनुदान की भी आपको आवश्यकता है। फिर देखिए जहाँ एक पक्षीय दृष्टिकोण है सम्यक रूप से यह कहना देखिए अब देखिए इसलिए इसलिए एक वर्गीय कहा देना अनुदान विकृत ही देखिए इसे एक वर्गीय कह देना कि अनुदान बिल्कुल ही गलत है। यह भी एक पक्षीय दृष्टिकोण है। देखिए सम्यक रूप से यह कहना अधिक उचित होगा कि दान एवं अनुदान को बढ़ाया देकर देखिए दान और भावना को देखिए ध्यान जो कहा गया एक वाक्य क्या कहता है अनुदान बिल्कुल ही गलत है, यह कहना गलत है। यह भी एक पक्षीय दृष्टिकोण है। देखिए सम्यक रूप से यह कहना अधिक उचित होगा कि दान या अनुदान को बढ़ाना ना देकर देखिए बढ़ावा ना देकर उन्हें सीमित अर्थों में अवश्य रखा जाए, तुरंत उसके साथ लोगों के कारक कला एवं कलम कला लेकिन परंतु उसके साथ लोगों को कलम कला कौशल में संपन्न किया जाए, तभी देश में जाकर समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। तो यहाँ देखिए इसको यहीं तक रखिए, 2014 के बाद हम देखेंगे।